बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और कोरोना वायरस ने हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक नए जाविये से देखने और उसको समझने और सोचने पे मजबूर कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस जहाँ दुनिया भर में अपने पंजे गाड़ रहा है वहाँ जेलों के कैदी भी नहीं बच सके हैं और इस हवाले से मुल्क की जेलों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अगर रवा बरस अगस्त तक की बात कर ली जाए, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों में मौजूद 2313 कैदियों में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। यह आदाद-ओ-शुमार एमनेस्टी इंटरनेशनल और कैदियों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने दी है। और मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है कि आलमी वबा के बावजूद पाकिस्तानी जेलों में इस वक्त भी गुंजाइश से 134% ज़्यादा कैदी ठूंसे गए हैं और जेलों को कैदियों से भरने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस अमल को ना रोका गया तो इन जेलों से निकलने वाली वबा मुल्क के बेशतर हिस्सों में फैल सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कैदियों की मुलाकात भी होती है। हालांकि अब मुलाकात महदूद की गई है, अब उनको 10 दिन में एक दफ़ा जो है वो मुलाकात का कहा जा रहा है, मगर फिर भी आप मुलाकात उनका एक ह्यूमन राइट है, आप उसे नहीं रोक सकते। मर्ज को रोकने की कोशिश करें, ना कि मुलाकात। अंदर का अमला तो बाहर और अंदर जाता ही होगा ना। इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं जो तमाम है साबिक वजीर बराए जेल खानाजात सिंध मुजफ्फर शजरा साहब हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फर साहब, ये मामला कभी क्यों हल नहीं हो सका? जो जेलों का मामला है, क्यों हमारी जेलें बेहतर नहीं हो सकी हैं? क्या किसी हुकूमत ने इसके ऊपर नहीं सोचा कि तादाद बढ़ती चली जा रही है जो मुजरिमान है, लेकिन जेल नहीं बढ़ रही? जी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा और ये वाकई सही है कि जेलों की हालत बहुत ख़राब है। आप कराची सेंट्रल जेल को देखें, उसमें कैदियों की गुंजाइश जो है 3000 है, लेकिन उसमें तकरीबन 7000 कैदी मौजूद हैं। इसी तरह लांडी का जेल देखें, लांडी के जेल कराची लांडी का जेल के देखें, उसकी गुंजाइश जो है 2500 है, लेकिन वहाँ 5, 5.5, 6,000 कैदी हैं और थप्पियों में कैदियों को सुलाया जाता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग करे। ये थप्पियों में ज़ाहिर है सुलाएंगे तो ये कोरोना तो बढ़ेगा। अब कोरोना की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है जेलों में, जो कि गवर्नमेंट को माशाल्लाह दूसरी जगहों से फुर्सत ही नहीं मिलती कि कैदियों के लिए कुछ सोचे, कैदियों के लिए भलाई के लिए कुछ सोचें। जब मैं जेल खाना जान का मिनिस्टर हुआ उस वक्त जी सर जी जब जेल खाना का मिनिस्टर जैसे 8 में नया आया तो वहाँ 30 रुपया खाना मिलता था रोज़ाना का। अब एक कैदी बेचारा जो जेल में बंद है, उसके जो हकूक़ हैं वो तो गज़ब होते हैं। फिर मैंने कोशिश करके बढ़वा दी, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। गवर्नमेंट को इसको तवज्जो देना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है। गवर्नमेंट दूसरों चीज़ों में इतना मुनव्वस है और हर चीज़ में अपने वो बचाव के लिए सिर्फ टेम्पररी काम करती है। कोई ऐसी हमारे पास कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई कि बाकायदा प्लानिंग करे कि भाई किस तरह किया जाए। अब इस वजह से कोरोना का ख़तरा जो जेलों में है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा सर, कैदी होते जा रहे हैं क्योंकि थप्पियों में। इसके अलावा ये आज़ाद इंसानों के हकूक़ की जो है वो बात बड़ी मुश्किल है। अभी हम सैनिटरी वर्कर्स जो है वो तो आज़ाद हैं, वो तो जेलों में नहीं है, उनके हकूक़ जो है वो नहीं होने वाले। तो आप बताइएगा कि इसके लिए क्या किया जा सकता है? हमने तो कभी किसी असेंबली में, किसी फोरम पर, किसी कानून साजी की जगह पर कोई जिक्र भी नहीं सुना, किसी ने रेज भी नहीं की। बात तो एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट कर रहा है और वो लोग बता रहे हैं, आलमी इदारे जो है वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान की जेलों में ये सूरत हाल है। पाकिस्तान में ना कानून साजों को पता है, ना जेल से मुंसलिक जो बाकी इदारे हैं उनको पता है कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है और उसको क्या करना है। ये आपने दुरुस्त कहा, हमारे सियासतदानों को और कोई काम ही नहीं है, इसकी तवज्जो नहीं दे रहे हैं जेलों पे। बाहर की दुनिया में बाहर के लोगों को भी इतनी तकलीफ़ है और अंदर के लोगों को तो ज़्यादा तकलीफ़ है। वहाँ तो उनका किसी किस्म का ख्याल किया नहीं जा रहा है। और ये वाकई इंटरनेशनल तो छोड़े, मैं खुद कहता हूँ कि कोरोना जेलों में ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर खुदा न खास्ता ये गवर्नमेंट्स ने कुछ
इस पर तवज्जो नहीं दी तो ये एक वबा पूरे पाकिस्तान में फैल सकती है, क्योंकि उन कैदियों के लोग जो मुलाकात करने आते हैं, जाहिर है वो भी उनसे बात करते हैं, तो खदशा है कि ये कोरोना ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, लेकिन आप जानते हैं कि कैदी खुद से गवर्नमेंट को अपील, जी आप सही कह रहे हैं, हम भी अपील कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन सर कैदी खुद से तो नहीं मैनेज कर सकते कि वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि उन्हें इकट्ठा सुलाया जाता है, तो फिर वो कैसे वो कह सकते हैं कि नहीं मैंने अलग, तो क्या कैदी जी गवर्नमेंट का काम है। मैंने कहा ना आपको कि जेलों में इनको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ज़्यादा बैरक बनाना चाहिए ताकि कैदी अलग सो सके। यहाँ तो कैदियों को थप्पियों में बाकायदे एक करवट बदले तो दूसरी टांग किसी के सर पे लगती है, कोई किसी के पाँव सर पे लगता है, और इस तरह कैदी सोते हैं। ऐसा नहीं है कि कैदी अलग सोएं, और ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जेल की हालात बहुत ख़राब हैं, जिसको सुधारने की सख्त ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही, कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर रही है। चारों सूबों की गवर्नमेंट फेल है इसमें। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फर साहब ये फरमा दीजिए कि आप खुद वजीर रहे, आपके पास क्या तजावीज़ थी जिनको हुकूमत को फॉलो करना चाहिए था, या आपने कुछ तजावीज़ दी थी कि इनको फॉलो कर लिया जाए? जैसे आप कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन मजीद की जाए, एक जेल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना कितना मुश्किल काम है, क्या कोई नई जेलें बनानी चाहिए हुकूमत को? जेल के अंदर जगह मौजूद है, डबल स्टोरी आप बैरक बना सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने टेन्योर में बनवाई थी लाडी में और सेंट्रल जेल में कराची में मैंने डबल बैरक बनाई थी। और डबल बैरक बनानी चाहिए, क्योंकि सिंगल बैरक्स होती हैं वो कम है, और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कैदियों को, अगर किसी बंदे को जेल में डालते हैं तो उनकी सहूलत भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस बकरियों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ला के अंदर डालना और उसका ख्याल नहीं करना। अब क्या ऐसा होगा तो फिर ये मुमकिन नहीं है कि हम कोरोना पे काबू पा लें, और ये गवर्नमेंट के लिए तमाम खतरनाक सूरत हाल पैदा होने वाली है, जो कि गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। बिल्कुल सही। मैंने अपने टेन्योर जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फर शजरा साहब हमारे साथ थे, साबिक वज़ीर जेल खानाजात सिंध, और उन्होंने बताया कि सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन हुकूमत अभी तक इसके बारे में कोई इक़दाम नहीं ले रही है। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की, जो कि आप सबको पता है बेहद सर्द हुआ हुआ है, और जो इस वक्त लाहौर और इसके पंजाब के इलाके में उन्हें पता है कि कितनी धुंध जो है वो शदीद हुई हुई है। मतलब इतनी धुंध है कि शाम 6 बजे के बाद से धुंध बढ़ना शुरू हो जाती है, और सुबह तक तो बहुत डेंस फॉग जो है वो मौजूद होती है। आज मुझे रास्ता तब्दील करना पड़ा धुंध की वजह से, मतलब ये भी मैं साथ बताता हूँ कि रास्ता मुझे तब्दील करना पड़ा, आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और पाकिस्तान के शुमाली इलाके जो है वो बर्फबारी के बायस इन दिनों यूरोप का मंजर पेश करें, बल्कि अगर हम कहना कि यूरोप हमारे पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिल रहा है आजकल तो ज़्यादा बेहतर होगा, जो बहुत खूबसूरत है। मुल्क के कई हिस्सों में मरी, एबटाबाद, नथिया गली, यूबिया, आज़ाद कश्मीर और शुमाली वजीरिस्तान बर्फ़ की चादर ओढ़ चुके हैं। और बर्फबारी के बाद दिलकश मनाजिर देखने के लिए लोग भी सैर के लिए निकल पड़े हैं। लोगों का क्या किया जा सकता है, बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां, बच्चों को लेके वहाँ पहुँचे हुए हैं, जो कि बात दुरुस्त मुझे तो नहीं लगती है। जबकि सयाहों ने गलियात में डेरे डाल लिए हैं। बर्फबारी की वजह से मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार है, और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाके में बर्फबारी थमने के बाद यख बस्ता हवाओं का राज है। लोग घरों में महसूर हैं, मामूलात ज़िंदगी भी मुतासिर हैं। मुल्क के बालाई और शुमाली इलाकों के साथ साथ जनूबी इलाकों में भी सर्द मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मैं कल से यही सोच रही थी कि साइबेरियन हवाएं तो कराची में चल रही हैं, ये लाहौर में कौन सी हवाएं चल रही हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर इतना लो है कि जितना मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे पहले शायद एक्सपीरियंस किया है। अच्छा, मुझे लगता है सर्दी अचानक से ही आ गई, अभी हम ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं थे। लेकिन मुझे लगता है मेट ऑफिस ने शायद प्रिडिक्ट किया था हमजा कि 15 दिसंबर के बाद सर्दी की जो है ना वो एक तेज़ लहर आएगी। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से हम मज़ीद अपडेट लेते हैं और डीजी मेट डॉक्टर खालिद मलिक साहब से पूछते हैं कि आने वाले दिनों में सर्दी जो है उसमें मज़ीद इजाफा मतवक्को है, और ये जो अभी सर्दी है ये एक्सपेक्टेड थी कि ये 15 दिसंबर के बाद सर्दी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और कितने टाइम तक ये सर्दी आपके ख्याल में बढ़ सकती है और ज़्यादा रह सकती है? थैंक यू वेरी मच जनाब, आपने इनवाइट किया। एक्चुअली जो आपने ये पहले कहा है कि इस टाइम सर्दी की लहर है, बिल्कुल ऐसा ही है कि टेम्परेचर्स इस टाइम नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री तक पूरी कंट्री में कम हुए हैं।
और ये हमारी प्रेडिक्शन भी यही थी, हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे। और हमने ये पहले कहा था कि जो दिसंबर है वो हमारे पास ठंडा महीना होगा। और आपने सर ये भी कहा था पता नहीं कितने सालों में सर्दतरीन होगा, वो भी आपकी क्या थी प्रेडिक्शन, उसके बारे में जरा। नहीं ऐसा फरा ऐसे नहीं है, वो कुछ सोशल मीडिया पे चीजें चल रही थी। अच्छा, लेकिन हमने ये जरूर कहा था कि नॉर्मल से जो है वो कम होंगी। ठीक है, और अभी ये परसिस्ट करेंगी। अभी दिसंबर तो खैर ऐसे चलेगा, लेकिन अभी जो सर्दी की लहर है ये एक दिन के बाद इसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। कल का दिन जो है वो थोड़ा सा और हमें लग रहा है कि आज से भी सर्द होगा। अच्छा, लेकिन कल के दिन के बाद फिर टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करना शुरू करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली 4-5 दिनों तक वो नॉर्मल की सतह तक आ जाएंगे। जहाँ तक बात है स्नोफॉल की या रेन की, तो अभी फ़िलहाल आने वाले हफ्ता 10 दिनों में हमें फ़िलहाल कोई ऐसी वेदर सिस्टम नज़र नहीं आ रहा जिसकी वजह से कोई और बारिश या स्नोफॉल पहाड़ों पे और मजीद पड़े। तो धुंध के हवाले से खालिद मलिक साहब बता दीजिएगा कि धुंध बहुत लोगों को जो फॉग की पोजीशन है ये परसिस्ट करेगी, ये पूरा दिसंबर इसी तरह परसिस्ट करेगी और ये फॉग डे बाय डे डेंस होती जाएगी। और इसने इस टाइम आपके जो पंजाब के मैदानी इलाके हैं, सिंध के इलाके हैं, केपी के हैं, उन सारों को अपनी ग्रिप में रखा हुआ है। और जो सर्दी की जो शिद्दत है उसकी भी एक वजह यही बनती है कि जब धुंध होती है तो आपके जो सूरज की रेडिएशन हैं वो डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं आ सकती ज़्यादा टाइम के लिए, तो फिर आपकी जो सर्दी है वो बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा डॉक्टर साहब कि ये हाईएस्ट पीक है सर्दी की जो इस मौसम सरमा में हम देख रहे हैं जो आजकल है, या मजीद पीक्स भी आने का इम्कान है? जैसे आप कह रहे हैं कि कल सर्दी इससे भी ज़्यादा सर्द होगा और फिर बेहतर हो जाएंगे टेम्परेचर, तो दोबारा सर्दी कब बढ़ेगी और कितनी जाएगी? देखें, अभी जो एक्सपेक्टेशन है, अगर हम सीजनल की बात करें तो दिसंबर हमने ये कहा था कि ये बिलो नॉर्मल जाएगा, लेकिन जनवरी हमारे पास बेहतर है। जनवरी में हम इतनी ज़्यादा सर्दी जो है वो जो दिसंबर में पड़ रही है उस हवाले से इतनी ज़्यादा हम हीट जो है ना वो कोल्ड वेव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बट फिर जो फरवरी हमारे पास फिर कोल्ड तरीन जो है वो मंथ एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, भी कुछ सर्दियाँ तवील भी होंगी, देर तक होंगी, मार्च तक चलेंगी, कुछ ऐसा भी मामला है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस दफ़ा जो प्रेडिक्शन है उसमें यही है कि जो सर्दियां हैं वो प्रोलॉन्ग करेंगी। जैसे पहले अगर आप साउथ पे देखें तो साउथ पे फरवरी के बाद टेम्परेचर जो है वो राइज करना शुरू कर जाते हैं और नॉर्थ पे मार्च तक चलते हैं। लेकिन अब ये थोड़ा सा आप इसमें कह सकते हैं कि 2-1 वीक तक जो है ये बढ़ जाएगी सर्दी। ठंड जो है वो 2-1 वीक तक मज़ीद रहेगी और वो नॉर्दर्न एरिया में अप्रैल तक जा सकती है, और जब आप रावलपिंडी, इस्लामाबाद या सेंट्रल के एरिया है वहाँ पे मार्च के मिड तक जा सकती है, और साउथ में जो है वो मार्च के फर्स्ट 1 वीक तक ये चलेगी। ठीक है। अच्छा, इसके साथ कोई, जैसे आपने कहा कि अभी फ़िलहाल तो आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं देख रहे कि जो बारिशों का या बर्फ़बारी का हो, लेकिन कुछ और ऐसे फिनोमिनन हैं जो कि आपकी नज़र में है, जो आप यहाँ पे जो जिनका ताल्लुक शायद मौसमियाती तब्दीलियों से हो, जो अनएक्सपेक्टेड हो यहाँ के लोगों के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं मौसम के बगैर जो बारिश का मौसम है उसमें खुश्कसाली, ये तमाम शिफ्ट ऑफ जिसे कहना चाहिए ना वेदर हमारे सामने। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो ग्लोब पूरे का टेम्परेचर राइज किया है उसकी वजह से ये इस किस्म की जो अनसर्टेनिटीज़ इन मेट्रोलॉजी या इन वेदर सिस्टम वो आपको नज़र आते हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं वहाँ पे सर्दी ज़्यादा हो गई, कुछ ऐसे एरिया हैं वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, कुछ जो ड्राउट वाले एरियाज थे, खुश्कसाली वाले, वहाँ पे रेन होना शुरू होगी। तो ये सारा पूरा एक पैटर्न ही सारा चेंज हो रहा है। आप ये अगर देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आपका विंटर है वो स्क्वीज हो गया। पहले वो नवंबर में स्टार्ट होता था, अब जाके वो दिसंबर के मिड में या दिसंबर के स्टार्ट में स्टार्ट होता है और वो फरवरी मार्च तक ख़त्म हो जाता है। गो के पहले ऐसे नहीं था, पहले वो ज़्यादा देर तक चलता था। तो ये सारा वो जो क्लाइमेट चेंज है उसके इम्पैक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट। बहुत सारे शहरों में, हम जैसे लाहौर में हम बात कर रहे थे कि इतना टेम्परेचर पहले नहीं गिरा था जितना ये अभी हम देख रहे हैं कि 4 तक, और मतलब बाजू का तो 3 तक भी जा रहा है लोएस्ट जो है। तो फरमाइएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जिन जगहों पे पहले बर्फ़ नहीं पड़ती थी आइंदा कुछ सालों में वहाँ पे भी बर्फबारी शुरू हो जाए, और ये जो चेंजेस हैं, एक मेजर चेंजेस भी हम देख सकते हैं? और क्या हम इसके आगे काश लगा सकते हैं कि काश बर्फबारी हो जाए? बड़ा मुश्किल सा आपने क्वेश्चन किया, मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मैं किस तरीके से आपको डिफाइन करूं। एक्चुअली जहां तक लाहौर की या इन एरियाज की बात है, देखिए स्नोफॉल के लिए आपके टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से कम होना मस्ट होता है, उसके बगैर स्नोफॉल नहीं हो सकती। ठीक।
और ये सिर्फ एक उसकी वो रीज़न नहीं है, और भी बहुत सी रीज़न हो सकती हैं। लेकिन अभी मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि लाहौर में स्नोफॉल हो, लेकिन मारगला के पहाड़ जो हैं उन पर स्नोफॉल बरल होने के चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ थे डॉक्टर खालिद मलिक, डीजी मेट, जो कि हम कर रहे थे मौसम के हवाले से। कोई बारिश बुरिश नहीं होने वाली, आपने ये जो खुश्क सर्दी है ना, इसी के मजे लेने अभी तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और जैकेटें निकालने, मतलब एंजॉय करें सर्दी को भी, कि सर्दियों के दिन है। वैसे ना मैं सवाल तो कर रही थी कि मेरे जहन में आ रहा था, आप यूके में भी जाए ना तो वो वाइट क्रिसमस की बात करते हैं, और सालों से उनको वाइट क्रिसमस जो है वो नहीं मिली है, क्योंकि वो वहाँ पे हालांकि सर्दी हमसे बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, जिस तरह से सर्दी ने हमें परेशान किया हुआ ना, एक ऐसा शख्स सामने आया कि जिसने सबको हैरान कर दिया और अब सबको परेशान कर आप दिया। मान गए होंगे, मैंने सबसे पहला सवाल उस शख्स के बारे में किया था, कौन, ये कैसे, ये कुछ ऐसे कुछ वैसे, और वो जो कुछ ऐसे वैसे था ना वो फिर साबित हुआ। अब बताते हैं इनको कि अर्तुगरुल गाजी के साथ भी हाथ हो गया है। लाहौर में जो मेज़बान था ना उनका, वो रिकॉर्ड याफ्ता क्रिमिनल निकला है। वैसे क्या वो आप चेक करेंगे उसका जहन कितना है उस बंदे का। अब फिर पाकिस्तानियों को कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि आप किस लेवल पे जाकर तो आप जो है वो इसके कहते हैं नौसरबाजी कर रहे हैं। एक होता है कि आप वो, लेकिन ये नौसरबाजी जो है ना, ये हमारी बड़ी एक रिवायत है यहाँ की, कि नौसरबाज जो है वो मिलते हैं और वो आपको पता नहीं क्या 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 दिखा के तो आपको घुमा के निकल जाते हैं। और ये घुमाने का काम उन्होंने बड़ा खूब किया। यानी एंगन आल्टन जो कि इंटरनेशनल स्टार हैं इस वक्त, पाकिस्तान के तो जैसे कहते हैं कौमी हीरो का दर्जा उन्हें मिल चुका है, उनसे भी इन्होंने कोई लाखों डॉलर की डील की, लेकिन आधी अदायगी की। हाँ जी बिल्कुल, 10 लाख डॉलर की ये डील थी और वादा खिलाफी पर अर्तुगरुल भी रूठ गए हैं। और इनकी जो गिरफ्तारी है बहुत ज़रूरी भी थी कि कैसे हो गया ये भी हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वर्गलाया कैसे। नहीं, वो मुल्क से बाहर जाते रहे, अगर वो इतने मुलाकात करते रहे, इतने इश्तिहारी थे तो वो खुले आम क्यों फिरते रहे। और फिर सबसे बड़ी बात है कि उनकी वज़ीर आला समेत मुतअद्दिद अहम सियासी शख्सियात के साथ तस्वीर है, इंतहाई कुर्बत है, हर पार्टी की, किसी एक पार्टी की नहीं, मुलाकात भी करवाई। हाँ, मुलाकात भी करवाई है उन्होंने। तो ये कैसे होता रहा, और जो इदारे थे, जो सिक्योरिटी के इदारे थे, वो कहाँ थे, वो क्यों नहीं इस बारे में कंसर्न थे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, और पता लगना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। नौसरबाजी पर ये फ़ख्र ना कर सकें, ऐसी कोई सज़ा मिलनी चाहिए। खैर, वैसे वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तानी कौम के बारे में ना, मतलब आप सोचें कि हमारा जो एक नेशनल इमेज है वो किस दर्जे मुतासिर होगा। कल को पाकिस्तान से कोई भी बंदा उनसे बात करेगा तो वो किसी बात पे यकीन करेंगे। अच्छा, मैंने तो इनकी सैलजान खतून के साथ भी तस्वीर देखी कि वहाँ पर गए हैं टर्की में वो सारी कास्ट मौजूद है और उनके साथ खाना पीना हो रहा है। मैंने ऐसी तस्वीर भी देखी है। ओके, तो अब हम बात करेंगे मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, जिनकी शख्सियत और उनका कलाम किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि दुनिया भर में महबूब और मकबूल शायर का दर्जा रखते हैं। अच्छा, मसनवी मौलाना रूमी की वो तसनीफ़ है जिसमें उन्होंने कुरानी तालीमात के साथ साथ अफलातूनी ख्यालात, ईसाईयत, यहूदियत और दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके नज़रियात भी शामिल किए हैं। और सबसे ज़्यादा जो आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि कोट्स शेयर किए जा रहे हैं वो उसी के ही हैं। उन्होंने किसी और मकसद के लिए लिखे थे, हम जो हैं किसी और मकसद के लिए कुछ और उसमें करते हैं। कि ये मसनवी मौलाना रूमी जो है, इसकी 6 जिल्दें हैं। असल किताब फ़ारसी ज़ुबान में है, और यही इसमें सबसे बड़ी कि उसका जो तर्जुमा किया जाता है तो फिर उसकी इंटरप्रिटेशंस जो है वो फ़र्क होती चली जाती हैं, लेकिन हर ज़ुबान में तर्जुमा किया जा चुका है। मौलाना रूमी अल्लामा इकबाल के रूहानी मुर्शिद थे और 1273 में आज ही के दिन यानी 17 दिसंबर को वफ़ात पा गए थे। दरवेशी और फ़क्र जो है ये खासा है उनकी तालीमात का, और ये दरवेशी जो आप देख रहे थे, एक रक्स का जो अंदाज़ा तुर्क का, ये भी मौलाना रूम के साथ और उनके साथ बहुत मंसूब किया जाता है। और कैसी शख्सियत है कि सब ही कह रहे हैं कि ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी मौलाना रूमी की। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे। सुबह सवेरे